नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम गुप्त राजवंश के अंतिम शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें शामिल हैं स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, घटोत्कचगुप्त, वैन्यगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त। साथ ही गुप्तकालीन अभिलेख और उनके प्रवर्तकों की जानकारी भी हम इस वीडियो में साझा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्कंदगुप्त, इसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी था। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। उसकी माँ संभवतः कुमारगुप्त की कनिष्ठ रानी थी, क्योंकि स्कंदगुप्त के अभिलेखों में उसके पिता के नाम का उल्लेख है, उसकी माता के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। उदाहरण के लिए स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ शिलालेख में उसके पूर्वजों चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की मुख्य रानियों के नाम हैं, लेकिन उनके पिता कुमारगुप्त की मुख्य रानी का नाम नहीं है। इसी शिलालेख के आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि स्कंदगुप्त की माता का नाम देवकी था, क्योंकि इसमें कृष्ण और देवकी का एक प्रसंग दिया गया है, जिस आधार पर इन विद्वानों ने स्कंदगुप्त की माता का नाम देवकी माना है। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य में कई लोगों ने प्रभुसत्ता का दर्जा ग्रहण किया था। उनमें से एक कुमारगुप्त का भाई गोविंदगुप्त भी था। भीतरी स्तंभ शिलालेख। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ शिलालेख अन्य बातों के अलावा विभिन्न गुप्त शासकों के कालक्रम को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के संघर्ष का भी उल्लेख मिलता है। यह शिलालेख 19 पंक्तियों में लिखा गया है, जिसकी शुरुआत स्कंदगुप्त के पूर्वजों की वंशावली से होती है। इसके बाद स्वयं स्कंदगुप्त का परिचय है और अंत में उसकी उपलब्धियों की प्रस्तुति इसमें बताई गई है। हुणों से संघर्ष। हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। इस आक्रमण का नेता खुशनेवाज था, जिसने ईरान के ससानी शासकों को दबाने के बाद भारत पर आक्रमण किया था। श्वेत हुणों अर्थात इंडो हेप्तलाइट्स ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में उत्तर पश्चिम से सिंधु नदी तक भारत पर आक्रमण किया। भीतरी स्तंभ शिलालेख, जो कि सैदपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मिला है, और जूनागढ़ शिलालेख, जो कि 457 से 458 ईस्वी का है, इन दोनों शिलालेखों के अनुसार स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया था, लेकिन हुण आक्रमण की तारीख अज्ञात है। इनमें हुण आक्रमण की तारीख नहीं दी गई है। भीतरी स्तंभ शिलालेख में हुण आक्रमण का उल्लेख पुष्यमित्रों या युद्धमित्रों के साथ संघर्ष का वर्णन करने के बाद है। पहले पुष्यमित्रों के साथ संघर्ष है, उसके बाद हुण आक्रमण का उल्लेख हमें भीतरी स्तंभ शिलालेख में मिलता है। जूनागढ़ शिलालेख 457-458 ईस्वी। जूनागढ़ शिलालेख को स्कंदगुप्त के राज्यपाल पर्णदत्त के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। इस शिलालेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सभी प्रांतों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए थे, जिनमें पर्णदत्त को सौराष्ट्र क्षेत्र, जिसमें जूनागढ़ भी शामिल था, का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इस शिलालेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया, जो उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में बहुत भारी वर्षा से टूट गया था। पर्णदत्त ने अपने बेटे चक्रपालिता को गिरिनगर, आधुनिक जूनागढ़ गिरनार के मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया, जो संभवतः सौराष्ट्र की राजधानी थी। गिरिनगर संभवतः सौराष्ट्र की राजधानी थी और उसका जिलाधिकारी चक्रपालिता को नियुक्त किया था पर्णदत्त ने। जूनागढ़ चट्टान पर सम्राट अशोक और रुद्रदमन या रुद्रदामा के शिलालेख भी उत्कीर्ण हैं। सिक्का निर्माण। समुद्रगुप्त ने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कम सोने के सिक्के जारी किए, यानी कि सोने के सिक्कों की मात्रा कम है, कम मात्रा में जारी किए थे इसने। साथ ही इन सोने के सिक्कों में से कुछ में सोने की मात्रा भी कम थी। स्कंदगुप्त के कुछ सिक्कों में उसके द्वारा एक महिला को एक अज्ञात वस्तु, एक माला या अंगूठी प्रस्तुत करते हुए दर्शाया गया है। स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए, जैसे कि तीरंदाज,
राजा और रानी प्रकार, छत्र प्रकार, सिंह हत्यारा प्रकार और घुड़सवार प्रकार के सिक्के उसने जारी किए थे सोने के। स्कंदगुप्त ने 4 प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए थे और ये चांदी के सिक्के थे गरुड़, बैल, वेदी और मध्य देश प्रकार के। प्रारंभिक सोने का सिक्का जो कि स्कंदगुप्त ने जारी किया, उनके पिता यानी कि स्कंदगुप्त के पिता कुमार गुप्त के पुराने वजन मानक पर आधारित था, जिसका वजन था लगभग 8.4 ग्राम। और ये प्रारंभिक सिक्का लगभग 8.4 ग्राम का बहुत ही दुर्लभ है। ये बहुत ही कम संख्या में मिले हैं ये सिक्के। बाद में स्कंदगुप्त ने अपनी मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन किया और 8.4 ग्राम मानक वजन के पुराने दिनार के स्थान पर 9.2 ग्राम मानक वजन वाले नए स्वर्ण दिनार चलाए। ये बाद के सिक्के तीरंदाज प्रकार के थे और बाद के सभी गुप्त शासकों ने इस मानक और प्रकार का पालन किया था। अगले शासक थे पुरुगुप्त। पुरुगुप्त अपने सौतेले भाई स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी बना। पुरुगुप्त का राज्यकाल 467 से 473 ईस्वी तक था। पुरुगुप्त कुमारगुप्त प्रथम की रानी अनंत देवी से उत्पन्न था। पुरुगुप्त का अभी तक कोई भी शिलालेख या प्रशस्ति अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। इसे अर्थात पुरुगुप्त को इसके पुत्रों बुद्धगुप्त एवं नरसिंहगुप्त द्वारा बनवाई गई नालंदा की मृत्तिका पट्टिकाओं और इसके पौत्र कुमारगुप्त तृतीय द्वारा जारी की गई रजत कांस्य मोहर से जाना जाता है। उन पर इसका जिक्र मिलता है। यानी कि अगले शासक थे कुमारगुप्त द्वितीय एवं बुद्धगुप्त। सारनाथ के बुद्ध की छवि के शिलालेख के अनुसार पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय उत्तराधिकारी बना, जिसका शासनकाल 473 से 476 ईस्वी तक था। और उसके बाद बुद्धगुप्त का शासनकाल संभवतः 476 से 495 ईस्वी तक था। ह्वेनसांग के अनुसार बुद्धगुप्त बौद्ध मत का अनुयायी था। उसने नालंदा बौद्ध महाविहार को काफ़ी धन दान में दिया था। इसके बाद अगले शासक थे नरसिंहगुप्त। लगभग 495 से 535 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। नरसिंहगुप्त पुरुगुप्त का पुत्र और बुद्धगुप्त का छोटा भाई एवं उत्तराधिकारी था। नालंदा मोहर में उल्लिखित उनकी रानी का नाम है श्री मित्रा देवी। नरसिंहगुप्त का जन्म 470 ईस्वी में हुआ था। भीतरी मुद्रालेख में नरसिंहगुप्त की माता का नाम महादेवी चंद्र देवी मिलता है। अपने बौद्ध गुरु की शिक्षाओं के कारण नरसिंहगुप्त ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार बुद्धगुप्त और नरसिंहगुप्त बालादित्य को छोड़कर सभी गुप्तवंशी राजा वैदिक धर्मावलंबी थे। यानी कि बुद्धगुप्त और नरसिंहगुप्त बालादित्य दोनों ही क्या थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उसने उत्तरी भारत में बौद्ध शिक्षा के विश्वविख्यात केंद्र नालंदा में ईंटों का एक भव्य मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में 80 फुट ऊंची बुद्ध की ताम्र प्रतिमा की स्थापना की गई थी। नरसिंहगुप्त ने अपने राज्य को स्तूपों तथा विहारों से सुसज्जित करवाया था। परमार्थ, ह्वेनसांग तथा महायान बौद्ध धर्म ग्रंथ आर्यमंजू श्री मूलकल्प के लेखक ने उसके बौद्ध प्रेम का उल्लेख किया है। परमार्थ के विषय में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन नालंदा मुद्रालेख में नरसिंहगुप्त को परम भागवत कहा गया है। तो ऐसा हो सकता है कि तब तक नरसिंहगुप्त ने बौद्ध धर्म स्वीकार न किया हो और वह परम भागवत हो, यानी कि वैष्णव धर्म को मानने वाला हो। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया हो। परमार्थ, जिन्होंने नरसिंहगुप्त के बौद्ध प्रेम का उल्लेख किया है, वे उज्जैन के एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने प्रथम सदी से 6ठी सदी तक लिखे गए बौद्ध ग्रंथों का चीनी अनुवाद किया। ये कुमारजीव और जुआनजांग के साथ साथ चीनी बौद्ध इतिहास में 4 महान अनुवादकों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि कुमारजीव, जुआनजांग और परमार्थ और एक अन्य विद्वान जो थे वो चीनी अनुवाद के लिए विख्यात हैं।
परमार्थ के कुछ प्रभावशाली अनुवादों में वसुबंधु का अभिधर्मकोश, असंग का महायान संग्रह, दिग्नाग का आलंबन परीक्षा और हस्तावला प्रकरण शामिल है। यानी कि इनका इसने अनुवाद किया था। ये मुख्य ग्रंथ हैं जिनका परमार्थ ने चीनी भाषा में अनुवाद किया था। आगे बढ़ते हैं नरसिंह गुप्त के बारे में ही चर्चा करते हुए। 527 ईस्वी में मंदसौर मध्य प्रदेश के शासक यशोधर्मन तथा मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने हुण नरेश मिहिर कुल को पराजित कर दिया था और मिहिर कुल की राजधानी थी शाकल या सियालकोट। वेनसांग के अनुसार हुण नरेश मिहिर कुल ने मगध के राजा बालादित्य पर आक्रमण किया किंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। बाद में बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर मिहिर कुल को मुक्त कर दिया था। ह्वेनसांग द्वारा उल्लिखित बालादित्य संभवतः नरसिंहगुप्त बालादित्य ही है। नरसिंहगुप्त बालादित्य के शासनकाल में भी गुप्त साम्राज्य का ह्रास जारी रहा। मुद्राएं। नरसिंहगुप्त की धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं, तीरंदाजी प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो मिलती हैं। मुद्राओं के मुख भाग पर धनुष बाण लिए खड़े हुए राजा, गरुड़ ध्वज की आकृति तथा जयति नरसिंहगुप्त मुद्रालेख उत्कीर्ण है। मुख भाग पर मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर कमल आसन पर बैठी लक्ष्मी तथा बालादित्य अंकित है। नरसिंहगुप्त ने अपने नाम के साथ बालादित्य उपाधि प्रयुक्त की थी। उसके कई सिक्कों पर एक तरफ उसका चित्र है और नर लिखा है, दूसरी तरफ बालादित्य लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय गुप्त साम्राज्य 4 राज्यों में बंट गया था। मगध क्षेत्र में नरसिंहगुप्त बालादित्य राज्य करता था। मालवा क्षेत्र में भानुगुप्त 510 ईस्वी के आसपास राज्य करता था। बंगाल क्षेत्र में वन्यगुप्त 507 ईस्वी के आसपास राज्य करता था। वैशाली क्षेत्र में घटोत्कच गुप्त 500 ईस्वी के आसपास राज्य करता था। लेकिन भानुगुप्त, वन्यगुप्त तथा घटोत्कच गुप्त के साथ उसके संबंध के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। वन्यगुप्त 507 ईस्वी के आसपास। वन्यगुप्त समतट यानी कि पश्चिम बंगाल और नालंदा का शासक था, जिसके बारे में हमें बांग्लादेश के कोमिल्ला में स्थित गुणेधर ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। यह ताम्रपत्र गुप्त संवत 188 अर्थात 507 ईस्वी का है। गुणेधर ताम्रपत्र में उसके 2 प्रांतीय शासकों विजयसेन एवं रुद्रदत्त के नाम मिलते हैं तथा बौद्ध विहार के लिए कुछ भूमि दान दिए जाने का भी गुणेधर ताम्रपत्र में उल्लेख है। नालंदा से उसकी एक मोहर मिली है जिस पर महाराजा धीराज का विरुद्ध प्राप्त है, यानी कि महाराजा धीराज की उपाधि वन्यगुप्त ने ग्रहण की थी। उसके कुछ स्वर्ण सिक्के भी मिले हैं। अगला शासक है हमारा भानुगुप्त, जो कि 510 ईस्वी के आसपास शासन करता था। भानुगुप्त का उल्लेख उसके एरण शिलालेख जो कि 510 ईस्वी का है उसमें मिलता है तथा मंजूश्री मूलकल्प नामक ग्रंथ में भानुगुप्त का उल्लेख मिलता है। एरण शिलालेख में भानुगुप्त को संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर अर्थात जगती प्रवीरो तथा महान राजा कहा गया है। एरण शिलालेख में हुण प्रमुख तोरमान के विरुद्ध लड़ते हुए भानुगुप्त के सेनापति गोपराज के मारे जाने तथा उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। इस प्रकार प्रथम सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण के अभिलेख से मिलता है। यह लेख युद्ध के परिणाम का उल्लेख नहीं करता, यानी कि इससे ये पता नहीं चलता कि कौन हारा और कौन जीता था। इसमें एरण जो है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे पर स्थित एक स्थान है। एक जैन ग्रंथ के अनुसार हुण प्रमुख तोरमान ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था तथा वह चंद्रप्रभा अर्थात चेनाब के किनारे पवाया में रहने लगा था। अगला शासक है हमारा घटोत्कच गुप्त, जो कि 500 ईस्वी के आसपास शासन करता था। सेंट पीटर्सबर्ग के संग्रह में एक ऐसा सिक्का मिला है जिस पर एक और राजा का नाम घटोगुप्त और दूसरी ओर विक्रमादित्य की उपाधि अंकित है। कुछ मुद्राएं ऐसी भी मिली हैं जिन पर श्री घटोत्कच गुप्तशय या केवल घट लिखा है। प्रसिद्ध मुद्राशास्त्री एलेन ने इस सिक्के का समय 500 ईस्वी के आसपास निश्चित किया है।
घटोत्कच गुप्त नामक एक शासक की कुछ मुद्राएं वैशाली से भी प्राप्त हुई हैं। कुमारगुप्त तृतीय, जो कि 543 ईस्वी के आसपास शासन करता था, ये नरसिंहगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा मगध की। ये नरसिंहगुप्त का पुत्र था। भीतरी तथा नालंदा मुद्रालेखों में उसकी माता का नाम महादेवी मित्र देवी मिलता है, यानी कि ये नरसिंहगुप्त की मुख्य रानी मित्र देवी से उत्पन्न था। दामोदरपुर के 5वें ताम्रपुत्र में किसी शक्तिशाली गुप्त राजा, संभवतः कुमार गुप्त तृतीय का उल्लेख मिलता है, जिसकी उपाधियां परम दैवत, परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज मिलती हैं। दामोदर के 5वें ताम्रपत्र में उसके नाम का केवल प्रथम अक्षर कु प्राप्त होता है। इस लेख की तिथि गुप्त संवत 224 अर्थात 543 ईस्वी है। कुमारगुप्त तृतीय ने अपने पिता नरसिंहगुप्त के समान ही सोने के सिक्के चलवाए थे और उसकी ही तरह अपने नाम के पीछे क्रमादित्य उपाधि लगाई थी। सिक्कों में मिलावट की मात्रा लगातार बढ़ती गई, जो इस समय गुप्त शासकों के तेजी से पतन की ओर जाने का स्पष्ट प्रमाण या स्पष्ट संकेत देती है। अगले और अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त, जिन्होंने 550 ईस्वी तक शासन किया था। नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा लेख में विष्णुगुप्त का लेख मिलता है, जो कुमारगुप्त तृतीय का पुत्र था। विष्णुगुप्त ने 550 ईस्वी तक राज्य किया। इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन अभिलेखों की और उनके प्रवर्तकों की। समुद्रगुप्त के अभिलेख हैं प्रयाग प्रशस्ति, ऐरण प्रशस्ति, गया ताम्र शासन लेख तथा नालंदा शासन लेख। अगले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके अभिलेख हैं सांची शिलालेख, उदयगिरि का प्रथम एवं द्वितीय शिलालेख, गढ़वा का प्रथम शिलालेख, मथुरा स्तंभलेख और महरौली प्रशस्ति शिलालेख। अगले राजा हैं कुमारगुप्त प्रथम। इनके अभिलेख हैं मंदसौर शिलालेख, गढ़वा का द्वितीय एवं तृतीय शिलालेख, बिलसड़ या विलसड़ स्तंभलेख, उदयगिरि का तृतीय गुहालेख, मानकुंवर बुद्ध मूर्ति लेख, कर्मदंडा या कर्मदड़ा लिंकलेख, धनदेह ताम्रलेख, किताई कुटी ताम्रलेख, बैग्राम ताम्रलेख और दामोदर का प्रथम व द्वितीय ताम्रलेख। अगले राजा हैं स्कंदगुप्त। इनके अभिलेख हैं जूनागढ़ प्रशस्ति, भीतरी स्तंभलेख, सुपिया स्तंभलेख, कहाव स्तंभलेख, इंदौर ताम्रलेख। अगले राजा हैं कुमारगुप्त द्वितीय। इनका एक शिलालेख है सारनाथ बुद्ध मूर्ति लेख। अगले राजा हैं बुद्धगुप्त। इनके शिलालेख हैं, इनके अभिलेख हैं एरण स्तंभलेख, राजघाट वाराणसी स्तंभलेख, पहाड़ ताम्रलेख, नंदपुर ताम्रलेख और दामोदर ताम्रलेख चतुर्थ दामोदर ताम्रलेख। अगले राजा हैं भानुगुप्त। इनका एरण स्तंभलेख है। वन्यगुप्त का है टिपरा या गुणैधर या गुणैधर ताम्रलेख। और अंतिम है कुमारगुप्त तृतीय, जिनका लेख है पांचवा दामोदर ताम्रलेख। तो ये गुप्त राजा थे जिनके अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।